Hello students, let's start chapter 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि हमारी लाइफ की एक ऐसी यूनिट जो फंडामेंटल है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनिशियल तरीके से, इनिशियल वे में, इनिशियल टाइम से हमारे साथ है। ऐसी यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में हम बात करेंगे। उस यूनिट को बोला क्या जाता है और वो यूनिट है क्या। ओके, सो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है हम देखते हैं। सो हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। साइंटिस्ट, डिस्कवरर बोल सकते हैं हम उनको। उन्होंने एक ऑनियन पील में, बार्क ऑफ ट्री में कुछ चीज़ ऑब्जर्व करी। ओके, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो बार्क ऑफ ट्री है, जब उन्होंने अपने छोटे से माइक्रोस्कोप में जो बहुत छोटी चीज़ों को देख सकता था, उसमें जब ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि वो जो बार्क ऑफ ट्री है, यानी कि जो ट्री है उसकी जो बार्क है, उसमें बार्क ऑफ ट्री में से कुछ उनको दिखाई दिया बहुत छोटा छोटा। उसकी जो कॉर्क थी, जो बनी हुई कॉर्क थी, उसमें उन्होंने छोटे छोटे पोर्स देखे। यानी कि उनका जो माइक्रोस्कोप था वो छोटी चीज़ों को देख पा रहा था, यानी कि उसके अंदर उनको क्या दिखाई दे रहे थे, छोटे छोटे खांचे दिखाई दे रहे थे। यानी कि उन छोटे स्पेस को, उन छोटी सी जगहों को एक छोटा सा जो रूम जैसा है, बहुत छोटा जो रूम जैसा है, जैसे हमने ये बोला, ठीक है, ये क्या है हमारा, बहुत छोटे हैं ये, तो ये छोटे छोटे रूम्स को उन्होंने बोला सेल। क्या बोला उन्होंने? सेल बोला। ओके, तो ये जो सेल्स थे, इनको सेल क्यों बोला? क्योंकि लैटिन वर्ड में लिटिल रूम्स को हम सेल बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इसको नाम क्या दिया कि ये क्या है, सेल्स। तो 1665 में उन्होंने सेल्स की डिस्कवरी करी। ओके, आफ्टर दैट क्या हुआ, जो माइक्रोस्कोप उन्होंने यूज़ किया था वो छोटी चीज़ों को देख पा रहा था। ओके, बट एक और नया माइक्रोस्कोप बना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत अच्छे अच्छे मॉडिफिकेशन से तैयार हुआ। ठीक है, इनको बनाने वाले जो हैं हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। जिसमें क्या होता है, एक आई पीस है जहाँ से हम देख सकते हैं। ये जहाँ से लाइट आ रही, जहाँ से हम देख पा रहे हैं, ये डायरेक्ट कहाँ पे जा रही है, हमारे माइक्रोस्कोप स्लाइड की क्लिप में। ठीक है, ये यहाँ से जो क्लिप है इसमें एक लगी हुई है, स्ट्रिप लगी हुई है स्लाइड, जिसमें हम कोई भी चीज़ जिसको हमको देखना है हम वो देख सकते हैं। ओके, यहाँ से क्या है, एक मिरर है, मिरर जिससे ये लाइट यहाँ से आके यहाँ रिफ्लेक्ट कर सके। ये एडजस्टेबल होता है कि हमें लाइट नीचे से यहाँ पे दिखाई दे। और ये कोर्स एडजस्टमेंट, मतलब कि मोटा मोटा जो मैक्सिमम एडजस्टमेंट है हम वो कर सकते हैं, जिससे ये क्या होता है, ऊपर या नीचे होता है। और यहाँ पे फाइन एडजस्टमेंट है, फाइन एडजस्टमेंट से क्या होता है, अंदर के जो लेंसेज हैं उनका एडजस्टमेंट होता है। ओके, तो ये है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप भी होता है, उससे हम और भी छोटी चीज़ों को देख सकते हैं, बट मेनली वी यूज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो लेट्स स्टार्ट। रॉबर्ट हुक ने ये देखा कि उनको एक बॉक्स जैसी चीज़ें दिखाई दी छोटी छोटी उस कॉर्क में। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हमने ऑनियन पील लिया। ऑनियन पील यानी ऑनियन का अगर हम यहाँ से स्किन निकालेंगे, वो क्या है, पील, उसको हमने एक स्लाइड में रखा। हमने माइक्रोस्कोप में स्लाइड का यूज़ किया था किसी भी चीज़ को रखने के लिए। उस स्लाइड में हमने ऑनियन पील को रखा, उसमें कुछ अमाउंट का आयोडीन मिक्स किया, वाटर लिया और उसमें आयोडीन डाल दिया। अब आयोडीन डालने से क्या होगा, वो उसके साथ रिएक्ट करके कलर देगा। कलर देने के कारण जो ट्रांसपेरेंट चीज़ें हैं उसके अंदर भी जो चीज़ें रहेंगी उनमें कलर्स आ जाएगा, वो कलर एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो आयोडीन के कारण हमको क्या दिख रहे थे, उसके कलर दिख रहा था, यानी कि उसके अंदर की जो चीज़ें हैं जो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी वो डार्क कलर के दिखेंगे, जो कम एब्जॉर्ब करेगा आयोडीन वो कम कलर के। ठीक है, तो ऑनियन पील जो है उसके अंदर के सेल्स हमको देखने मिले कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। क्या देखा, ऑनियन के जो सेल्स हैं उनकी आउटर कवरिंग को क्या बोल दिया हमने, सेल वॉल। न्यूक्लियस देखा हमने, न्यूक्लियस यानी कि बीच के एक पार्ट को हमने क्या बोला, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म देखा, वैक्यूल देखा। अब ये चीज़ें क्या हैं हम इनके बारे में देखेंगे। ओके, तो एक्सपेरिमेंट ये था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलके किससे बना है, एक छोटे छोटे सेल्स से मिलके ही कोई एक ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ है। हमारी बॉडी भी छोटे छोटे सेल्स से मिलके बनी है, वैसे ही कोई भी एक प्लांट की भी बॉडी जो रहती है, ऑर्गेनिज्म, वो भी एक सेल से मिलके बना होता है। ओके, सो मिलियंस ऑफ सेल्स एक बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, दैट मीन्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। किससे मिलके बना है ये, सेल से। ओके, सो कुछ चीज़ें और भी हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए। ओके, मोर टू नो। सेल्स वर
फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। हमने ये देख लिया पीछे एक्सपेरिमेंट में कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवरी करी सेल की। ही ऑब्जर्व्ड द सेल इन अ कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। उसने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, जो उसका सबसे पहला माइक्रोस्कोप था, उससे उसने कॉर्क की स्टडी करी और उसमें डिस्कवर किया सेल को। ल्यूएनहॉक 1674 with the improved microscope discovered the free living cell in pond water for the first time। ल्यूएनहॉक ने 1674 में अपने मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप में एक पॉन्ड से वाटर में से क्या निकाला, एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया। लिविंग सेल देखने की डिस्कवरी करी, यानी कि माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करी, जिससे उसने सबसे पहले एक लिविंग सेल को देखा। लिविंग सेल को देखा, डेड सेल को नहीं, लिविंग सेल को जो जिंदा है, ठीक है, फ्रॉम द पॉन्ड वाटर। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। देखो ये क्या था, ये प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था जो रॉबर्ट हुक ने यूज़ किया था। ओके, और लिविंग सेल किसने देखा था, ल्यूएनहॉक ने। इसके बाद रॉबर्ट हुक आया, उसने 1831 में ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। उसने क्या डिस्कवर किया, न्यूक्लियस। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक, सेल के अंदर एक ऐसा पार्ट जो उसके बीच में होता है, क्या बोला उसने उसको, न्यूक्लियस, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। देन पुरकिंजे इन 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell। फ्लूइड सब्सटेंस जो सेल के अंदर है उसको पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। ओके, द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट स्क्लेडेन एंड श्वान। ठीक है, इन दो बायोलॉजिस्ट ने कि यूनिट जो है लाइफ की वो क्या है, सेल है, और हर एक प्लांट और एनिमल किससे मिलके बने हैं, सेल से। ये किसने बताया, स्क्लेडेन एंड श्वान ने। ओके, द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपांडेड बाय वर्चाउ by suggesting that the all cells arise from pre-existing cells with the discovery of electron microscope in 1940। So वर्चाउ ने क्या किया, वर्चाउ ने ये बताया कि जो और जो सेल्स बन रहे हैं वो किसके कारण बन रहे हैं, फर्स्ट सेल के रिप्रोडक्शन के कारण। सो प्री एग्जिस्टिंग सेल के कारण ही आगे के सारे सेल्स अराइज हो रहे हैं। और उन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी भी करी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, इन 1940। Okay, so it was possible to observe the understand the complex structure of cell and its various organelles। उसके complex structure को देखने के लिए electron microscope is useful, जो किसने डिस्कवर किया, वर्चाउ ने। Okay, and he also suggested that the all that cells arise from pre-existing cells। Okay, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए, जो बाद में भी यूज होंगी। Okay, so हमने सेल्स पढ़े कि सेल्स से ही मिलके हमारी बॉडी बनी है या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी है। देन व्हाट इज यूनिसेल्युलर सेल। यूनिसेल्युलर मतलब ऐसे बॉडी, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सिंगल सेल से मिलके बना हो, कंस्टिट्यूटेड विद द सिंगल सेल। Okay, that is called as unicellular organism। It is now known that a single cell may constitute a whole organism is called unicellular। यानी कि एक सिंगल सेल ही पूरे एक ऑर्गेनिज्म को बना सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जिसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमीबा, क्लमाइडोमोनास, पैरामीशिया एंड बैक्टीरिया। ओके, क्लमाइडोमोनास ये एक ही सेल से मिलके बना हुआ है, उसके पीछे स्ट्रिंग्स होते हैं। अमीबा को हमने बहुत अच्छे से देखा है, बहुत सारी क्लासेस में हमने इसको पढ़ा है। अमीबा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ओके, यानी कि जो सिंगल सेल से मिलके बना हो। इसके ही अपोजिट मल्टी सेल्युलर, जो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हो। मैनी सेल्स many cells group together in a single body and assume different function in it to form various body parts in multicellular organism। यानी कि बहुत सारे सेल्स मिलके अदर फंक्शंस को प्ले करते हैं एंड अदर काम करते हैं, बॉडी के पार्ट्स बनाते हैं। दीज बॉडीज और दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी मीन्स मैनी, दैट मीन्स मैनी सेल्स, दैट मीन्स मल्टीसेल्युलर। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। आप भी देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ मल्टीसेल्युलर है और कौन सी यूनिसेल्युलर। ओके, सो ह्यूमन बॉडी भी मल्टीसेल्युलर है। ओके, ह्यूमन बॉडी कैसी है, मल्टीसेल्युलर। बहुत सारे अंदर ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होंगी, वो बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस प्ले करती हैं। वो अलग अलग फंक्शंस कैसे प्ले करेंगी, सेल्स तो एक ही स्ट्रक्चर का होना चाहिए ना, बट नहीं, हर एक सेल का अपना एक काइंड होता है, वो अलग अलग काइंड्स के होते हैं, इसलिए हर एक बॉडी का पार्ट अलग अलग फंक्शन प्ले करता है।
वो सेल जैसे मोटर न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन सेल, नर्व सेल भी हो सकता है। ये क्या है हमारे पास, नर्व सेल है ये। ओके, ऐसे सेल जो नर्वस सिस्टम में यूज़ हो वो नर्व सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। ओके, रेड ब्लड सेल यानी कि बॉडी की जो रेड ब्लड्स होते हैं, मतलब रेड जो ब्लड होता है हमारा, उसमें रेड ब्लड सेल वर्क करते हैं, है ना, किसी चीज़ को कैरी आउट करके लेके जाने के लिए। वाइट ब्लड सेल प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को, है ना। तो ये सेल्स हैं जिससे क्या बना है, हमारा खून बना है, हमारा प्लाज्मा बना है। बोन सेल्स, ऐसे सेल्स जिनसे मिलके क्या बनी हुई है, बोन्स बहुत स्ट्रांग होती है। सो इनमें देखो फाइब्रस टाइप की चीज़ें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होंगी, सेल से मिलके बनी है ना बोन। ओके, स्पर्म सेल, ओवम सेल, सेल इन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में क्या होती है, लास्ट 7th में आपने पढ़ा होगा कि विली होता है ना। इंटेस्टाइन में क्या होती है, विलीज होते हैं जो एरिया बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन का, तो उसमें भी सेल्स होंगे। सो इनर इन लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन्स में सेल्स जो होते हैं वो ऐसे दिखते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी अलग अलग फंक्शंस प्ले करती है, सो दे हैव ऑल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स इन इट। ओके, सो ये तो बात हो गई ह्यूमन सेल की। अब ह्यूमन सेल और बाकी चीज़ों के, बाकी जो एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, इनके बारे में हम पता करेंगे, बट बेसिक जो स्ट्रक्चर है इनका, उनकी चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चन कुछ करते हैं। हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन 1665 एंड हाउ ही डिस्कवर्ड दैट, with the help of primitive microscope to observe cells in a cork slice. Okay, second question, why is the cell called the structural and functional unit of life? Structural and functional unit of life क्यों बोला जाता है सेल को? सो स्ट्रक्चरल क्यों बोला जाता है, बिकॉज कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो प्लांट जैसे दिखते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो एनिमल जैसे दिखते हैं। यानी कि स्ट्रक्चर वो कंफर्म करता है कि तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या होगा, सेल ये बताता है। फंक्शंस, हर एक स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या होगा वो फंक्शनल सेल्स बताएंगे, यानी कि हर सेल का अपना एक क्या होगा, स्ट्रक्चर, जो उसके फंक्शंस को डिसाइड करेंगे। ओके, सो इट डिसाइड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ हमने बात करी कि सेल किससे मिलके बना हुआ है। सेल हमने ये देख लिया कि ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलके बने हुए हैं, सेल्स मिलियन ऑफ सेल से मिलके बने हैं। ओके, बट सेल किससे मिलके बना हुआ, उसका स्ट्रक्चर क्या है, हम ये पता करेंगे। सो व्हाट इज द सेल एंड मेड अप ऑफ, किससे मिलके बना है। इफ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप वी वुड कम across three features in almost every cell. 3 फीचर्स तो होते ही हैं हर सेल में। फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड न्यूक्लियस एंड अ साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, यानी कि आउटर कवरिंग ऑफ सेल। सेल की जो कवरिंग होती है जिसमें सेल अंदर है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा यानी सेल, सेल यानी कि सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ओके, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस एक बीच में एक पार्ट होता है जो अपना एक रोल प्ले करता है जिसको हम पढ़ेंगे, एंड देन साइटोप्लाज्म, द liquid part inside the cell is cytoplasm. Okay, so all activities inside the cell and interactions of the cell with its environment are possible due to these features. सारी एक्टिविटीज, सारा इंटरेक्शन एनवायरनमेंट से, सारी चीज़ें जो पॉसिबल हैं वो इन्हीं चीज़ों के कारण पॉसिबल है। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो आउटर कवरिंग होती है हमारे सेल की वो क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, वो किससे मिलके बना है, हम ये पता करेंगे। फंक्शंस क्या हैं, इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फर्स्ट फंक्शन तो उसका हो गया कि वो काम क्या कर रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इनर सेल को क्या कर रहा है, सेल के स्ट्रक्चर को सेपरेट कर रहा है। पहला वर्क हो गया उसका कि वो सेपरेट कर रहा है अपने कंटेंट्स को सेल के फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेकेंड, इट अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। परमिट करता है किसी भी चीज़ की एंट्री या किसी भी चीज़ की एग्जिस्टिंग को। ठीक है, कोई भी मटेरियल अगर अंदर आएगा तो पहले कौन बोलता है, दरवाज़ा खोल के ही तो कोई पूछेगा, तो दरवाज़ा खोल के जो पूछ रहा है वो कौन है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो वो एग्जिट या एंट्री को परमिट खुद करता है इन अ सेल। थर्ड पॉइंट, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। कुछ और जो मटेरियल्स हैं हमारे सेल के अंदर उनको भी कौन मूवमेंट प्रोवाइड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, फोर्थ पॉइंट, द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। That is why it is called selectively permeable membrane, that is it selects what a cell does. ठीक है, सेल क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है।
तो इट इज़ ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है एंड सेलेक्ट्स एवरीथिंग. So these are the functions of cell or cell membrane और a plasma membrane. membrane यानी कि outer covering है ना. हमारी बॉडी में membrane है, अगर हम बात करें उस membrane को हम क्या बोलते हैं, स्किन. ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन को हमने क्या बोला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन. ओके. और सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज ऑल्सो कॉल्ड है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन. स्ट्रक्चर कैसा होता है. इट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड मेनली प्रोटीन्स. कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड मेनली प्रोटीन से मिलकर ये बना होता है. सो लिपिड की एक बाय लेयर होती है, यानी कि डबल लेयर होती है, जिसमें प्रोटीन्स बीच बीच में होते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट चेन्स बनाते हैं. ठीक है. तो ये हो गया हमारा इनसाइड ऑफ सेल, जिसको हमने साइटोप्लाज्म बोला. ये आउटसाइड एनवायरनमेंट हो गई. हमारा लेयर किससे मिलके बनी है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन. सो ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका हमने स्ट्रक्चर देख लिया. हमने देख लिया कि ये मूवमेंट्स डिसाइड करता है. ठीक है. कोई चीज़ के अंदर आने का, बाहर जाने का. तो कौन सी चीज़ अंदर आ रही है, कौन सी चीज़ बाहर आ रही है, वो कुछ और इन्वायरमेंटल फीचर्स की वजह से भी डिसाइड होगी. सो एक प्रोसेस होती है डिफ्यूजन. इन दिस प्रोसेस पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अदर देन वाटर अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन विल डस. ठीक है. डिफ्यूजन में क्या होता है कि आउटर कवरिंग, वाटर के अलावा कोई भी चीज़ अगर अंदर आना चाहे या बाहर जाना चाहे, कोई भी गैसियस चीज़, कोई भी, यानी कि CO2 की अगर हम बात करें या O2 की बात करें, सेल के अंदर O2 और CO2 अंदर बाहर होते रहते हैं. तो ये जो चीज़ें हैं जब अंदर बाहर होती हैं, इसको हमने प्रोसेस का नाम दे दिया डिफ्यूजन. ठीक है. तो सेलेक्टिवली परमेबल सेल मेम्ब्रेन जो है, यानी कि हमारी आउटर कवरिंग सेल की, उसमें क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है. कैसे हो रहा है. जब आउटर कवरिंग में हाई कंसंट्रेशन होगा और लोअर पार्ट में लो कंसंट्रेशन होगा, तो पार्टिकल्स मूव कहाँ करते हैं, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. जहाँ उनको जगह ज़्यादा मिलेगी वो वहीं तो मूव करेंगे. सो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाने में हमें क्या लग रहा है, डिफ्यूजन प्रोसेस करनी पड़ रही है. तो बाहर अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन है, अंदर कम होगा, तो पार्टिकल्स कहाँ मूव होंगे, टूवर्ड्स और इनसाइड सेल. बट ऐसी प्रोसेस जिसमें इनसाइड जो सेल का जो अंदर वाला पार्ट है, वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर का कंसंट्रेशन कम है, तो वो अंदर से बाहर क्या करेगा, डिफ्यूज़ करेगा. इट इज़ अ टॉपिक फॉर दी गैसियस थिंग्स. ओके. CO2 और O2 का ट्रांसपोर्ट हम बता रहे हैं विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ओके. फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. इसके बाद अगर हम गैसियस पार्ट से हटें, अगर हम गैसियस चीज़ों को अगर हटाएं, तो हमारे पास दूसरी चीज़ आती है लिक्विड. लिक्विड यानी कि वाटर. एक सेल के बाहर अगर वाटर की क्वांटिटी है, तो वो क्या करेगा, अंदर से बाहर हो पाएगा. इस प्रोसेस को बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. ओके. पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर यानी कि वाटर का ट्रांसपोर्ट होना अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू. सेल मेम्ब्रेन ही तो परमिट कर रही है आना या जाना. ओके. सो जब हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं किस चीज़ की, वाटर को पास करने की या पास आउट करने की. जैसे फर्स्ट अगर हम प्रोसेस देखें, तो इसमें क्या हो रहा है, नॉर्मल वाटर कंसंट्रेशन है दोनों तरफ, यानी कि आउटर इन्वायरमेंट में भी एक ही कंसंट्रेशन है, इनर इन्वायरमेंट में भी सेम कंसंट्रेशन है. तो कंसंट्रेशन अगर दोनों में सेम है, तो ना मॉलिक्यूल्स वाटर के बाहर जाएंगे ना अंदर आएंगे फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन. ओके. बट इफ़ अगर सेल के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन है, सेल के अंदर क्या है, ज़्यादा कंसंट्रेशन है, सेल के बाहर कम कंसंट्रेशन है, तो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाटर मूवमेंट करेगा. दैट मीन्स अंदर से बाहर जाएगा वाटर. दैट मीन्स सेल क्या होगा, श्रिंक होने लगेगा. सो लो वाटर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल. तो क्या होगा, लो वाटर कंसंट्रेशन बाहर होगा, तो वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल ड्यूरिंग ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होगा, वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल. इसी के ही अपोजिट लो वाटर कंसंट्रेशन अगर होगा सेल के अंदर अगर कम कंसंट्रेशन होगा, तो आउटर लेयर जो होगी, वाटर मूव्स इनटू सेल ड्यूरिंग ऑस्मोसिस. वाटर कहाँ जाएगा, लो कंसंट्रेशन की तरफ. राइट. तो ये ऑस्मोसिस प्रोसेस है. दैट मीन्स द पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन, पासिंग इन और पासिंग आउट. अब इन प्रोसेस को क्या बोला, अगर दोनों तरफ सेम अगर कंसंट्रेशन है, पासिंग कहीं नहीं हो रही है, इसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन. व्हाट इट कॉल्स, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. इफ अगर कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है,
That means it is a hypertonic solution. What it calls hypertonic. ओके एंड अगर बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर पार्टिकल्स कहाँ आएंगे? इनसाइड द सेल. इट इज़ कॉल्ड एज हाइपोटोनिक. व्हाट इट कॉल्स? हाइपोटोनिक. ओके एक ट्रिक है. हाइपोटोनिक मतलब होता है किसी चीज़ का हाइपो हो जाना, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटा हो जाना, है ना. तो ये कहलाएगा मोटा होगा जब उसके पार्टिकल्स अंदर आएंगे तो हाइपोटोनिक. और ऐसे ही हाइपोटोनिक, हाइपर होने से नुकसान होता है. दैट मीन्स बाहर नुकसान होगा किस चीज़ का? वाटर पार्टिकल्स बाहर निकल जाएंगे. तो दिस इज अ ऑस्मोसिस प्रोसेस वेयर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन. आइसोटोनिक ट्रांसपोर्ट और सॉरी आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा तब एक ट्रांसपोर्ट होगा, ऑस्मोसिस होगी. हाइपरटोनिक होगा तो ऑस्मोसिस होगी एंड हाइपोटोनिक होगा तो ऑस्मोसिस प्रोसेस होगी. ओके समझ में आया. तो H2O का जो इनर और आउटर जो एंट्री है वो कैसे होगी? हाइपरटोनिक में, आइसोटोनिक में और हाइपोटोनिक में. ओके एक चीज़ और मालूम होगी कि जैसे हाइपरटोनिक हो रहा है यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं, है ना. वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं तो हाइपरटोनिक होगा. तो क्या होगा? श्रिंकिंग होगी सेल्स की. सेल कैसा होगा? श्रिंक होने लगेगा. आइसोटोनिक में कोई भी पासिंग नहीं होगी, अंदर भी आ रहा है बाहर भी जा रहा है, सेम लेवल है. हाइपोटोनिक में बहुत ज़्यादा वाटर अगर इन सेल के अंदर चला गया तो सेल कैसे होने लगेंगे? बस्ट होने लगेंगे. देखो यहाँ पे जैसे एक आध बस्ट हो गया है तो ये क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. सो the flexibility of a cell membrane also enables the cell to engulf in food and other materials from its external environment. हमने डिफ्यूजन पढ़ा जो गैस में हो रहा था. हमने ऑस्मोसिस पढ़ा जो लिक्विड में हो रहा था यानी कि वाटर में हो रहा था. अब हम पढ़ेंगे सॉलिड. सॉलिड इनर और आउटर एंट्री एंड एग्जिट किसकी? किसी भी सेल के अंदर. सो फ्लेक्सिबिलिटी हमें मालूम है सेल मेम्ब्रेन की, जिसमें क्या हो सकता है? वो फूड को ले भी सकता है और बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में छोड़ भी सकता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस. वो क्या थी? सबसे पहले वाली गैस वाली डिफ्यूजन, लिक्विड वाली ऑस्मोसिस एंड सॉलिड वाली एंडोसाइटोसिस. अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस. अमीबा इस प्रोसेस से ही अपना फूड गेन करता है. सो सॉलिड पार्ट में किस चीज़ से एंट्री और एग्जिट होगा? एंडोसाइटोसिस. लिक्विड में ऑस्मोसिस एंड गैस में डिफ्यूजन प्रोसेस से एंट्री और एग्जिट होगा. ऑल राइट. सो सेल के अंदर कोई भी चीज़ जब आ रही है या जा रही है वो डिसाइड कर रही है कि उसका फिजिकल फेस क्या है, या तो वो गैस होगा, क्या वो लिक्विड होगा या सॉलिड होगा. तो उनमें सबकी प्रोसेस अलग अलग कहलाती है. ओके ओके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आर: how do substance like CO2 and water move in and out of the cell? Discuss. CO2 या वाटर जैसे सब्सटेंस इनर और आउटर जगह कैसे जाते हैं? तो मूवमेंट ऑफ CO2 हमें मालूम है, अगर कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा रहा तो वो अंदर जाएगी, बट अगर अंदर ज़्यादा रहा तो वो बाहर जाएगी. सेम लाइक विद द वाटर फ्रॉम द ऑस्मोसिस प्रोसेस, वहाँ हम क्या लिखेंगे? डिफ्यूजन. यहाँ हम क्या लिखेंगे? ऑस्मोसिस. इन विच फ्रॉम द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द मूवमेंट ऑफ वाटर डिड with the from the high concentration to region of low concentration. Okay, question 2: why is the plasma membrane called a selectively permeable membrane? से plasma membrane और cell membrane को हमने selectively permeable membrane क्यों बोला? The cell membrane or the plasma membrane is known as selectively permeable membrane because it regulates the movement of substance in and out of the cell. कौन सी चीज़ अंदर आ रही है, कौन सी चीज़ बाहर जा रही है, ये कौन डिसाइड करता है? Who choose this? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. क्या करती है? वो सिलेक्ट करती है कि कौन अंदर जाएगा और कौन बाहर जाएगा. ओके तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. नाउ आफ्टर द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वी हैव सेल वॉल इन द सेल स्ट्रक्चर. बट सेल वॉल सिर्फ किस में होती है? प्लांट सेल और एनिमल सेल अगर दोनों की हम बात करें तो प्लांट सेल में क्या पाई जाती है? सेल वॉल. ओनली इन दी प्लांट सेल. देर इज another rigid covering, outer covering called the cell wall. इसको हम सेल वॉल बोल रहे हैं, आउटर कवरिंग है ये. सेल वॉल की ज़रूरत क्यों पड़ती है प्लांट सेल को? बस तो हम ये इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्यों पड़ती है. द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी आउटर कवरिंग ऑफ सेल, उसकी भी बाहर क्या होती है? सेल वॉल होती है. विच प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड रिजिडिटी टू द सेल. यानी कि वो क्या कर रही है? सपोर्ट और रिजिडिटी यानी कि हार्डनेस प्रोवाइड कर रही है उस सेल को जो उसके लिए ज़रूरी है. इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज.
किससे मिलके बनी है वो, सेल्यूलोज से। सेल वॉल किससे मिलके बना है, सेल्यूलोज से। ओके, एंड सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू दी प्लांट, दैट मीन्स रिजिडिटी। क्या प्रोवाइड कर रहा है सेल्यूलोज प्लांट को, रिजिडिटी। ओके, सो सेल वॉल जो है वो क्यों ज़रूरी होता है प्लांट के लिए, प्लांट सेल्स के लिए। हमने ये देखा कि हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक क्या हो रहे हैं, ये मूवमेंट हो रहे हैं वाटर के फ्रॉम दी सेल और टू दी सेल। ठीक है, इन प्रोसेस में या तो सेल का स्ट्रक्चर जो है वो श्रिंक हो रहा है, या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या तो वो नॉर्मल है आइसोटोनिक में। ठीक है, बट सेल अगर कुछ वर्क कर रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो उसका स्पेस भी कहीं ना कहीं जाएगा। तो रिजिडिटी जो प्रोवाइड कर रहा है हमारी सेल वॉल, वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है सेल को। इफ़ अगर सेल में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, सेल के आसपास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो सेल के सारे मॉलिक्यूल्स जो वाटर हैं, वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे, सेल के बाहर जाएंगे। सेल के बाहर जाएंगे दैट मीन्स श्रिंक होगा, सेल बाहर चले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, वो श्रिंक होगा, बहुत ज़्यादा दबने लगेगा। श्रिंक होगा तो क्या होगा, आसपास के जो सेल्स अच्छे मोटे मोटे हैं वो क्या करेंगे, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बट इन सब से बचने के लिए, अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है वो श्रिंकेज को। श्रिंक हो जाओ तुम, लेकिन हम बाहर से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स सेल वॉल प्रोटेक्ट्स द श्रिंकेज और द हाइपर फ्रॉम द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में भी क्या हो रहा है, प्रोटेक्ट कर रही है हमारी सेल वॉल। हाइपोटोनिक में क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स सेल की बॉडी के अंदर आ जाएंगे, सेल के अंदर आ जाएंगे, तो सेल कैसा होगा, और मोटा होगा, और स्वेल अप होगा, बहुत ज़्यादा मोटा होगा। तो ऐसे में डर होता है कि हमारा सेल फटे ना, है ना। अगर वो फट जाएगा, उसमें ब्रेक्स हो जाएंगे, तो वो पूरी तरीके से डेड हो जाएगा। तो इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाटर एंटर्स इनसाइड द सेल, बट जो आउटर कवरिंग है, आउटर जो लेयर है, आउटर जिसको हमने सेल वॉल बोला है, वो प्रोटेक्ट करती है टू नॉट टू बी बस्ट होने से रोकती है। ऑलराइट, इसमें वैक्यूल भी बड़ा हो जाता है क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स भी इसके अंदर घुस गए हैं। ठीक है, वाटर ज़्यादातर हमें किस में जाना है, किस में लेके जाना है, वैक्यूल्स में। ओके, तो सेल वॉल प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड रिजिडिटी टू दी सेल इन दी प्लांट सेल। प्लांट सेल में ही क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि स्टेबल होता है प्लांट। अगर कोई उसको मारने आएगा तो क्या वो बच पाएगा, नहीं ना, वो कहीं पे मोबिलाइज हो पाएगा, या फिर वो इधर उधर मूवमेंट भी नहीं कर पाएगा। तो उसको अपनी ही जगह में प्रोटेक्शन के लिए उसको सेल वॉल की ज़रूरत होती है। एनिमल सेल्स कैसे होते हैं, वो अपना प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं, सो उनको सेल वॉल की ज़रूरत नहीं होती। ओके, नेक्स्ट थिंग इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो बीच में होता है, किसके, हमारे सेल के बीच में होता है न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। न्यूक्लियस के ऊपर एक डबल लेयर कवरिंग होती है, क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की ऊपर वाली कवरिंग को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, दैट इज द साइटोप्लाज्म। यानी कि न्यूक्लियस के आउटर कवरिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या प्रोवाइड कर रही है, उसके अंदर पोर्स हैं, वो प्रोवाइड कर रही है बाहर जो साइटोप्लाज्म है, ये क्या है, बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म। इससे सेल के अंदर साइड और अंदर से साइटोप्लाज्म में जाने वाले मटेरियल को कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रॉड शेप स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। अब जो हमारा न्यूक्लियस है ना, ये हमारा सेल हो गया, उसके अंदर हमने क्या देखा कि न्यूक्लियस है। जब न्यूक्लियस है उसके अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, बट ये क्रोमोसोम्स हमको कब दिखाई देते हैं, जब हमारा सेल रिप्रोडक्शन करता है या तो फिर डिवीजन करता है। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है तभी हमको क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं, राइट। ओके, so chromosomes contains information for inheritance of features from a parent to next generation. सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये क्या, इनके पास क्या होता है, ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हमने अपने पेरेंट्स से गेन करी है, इनहेरिटेंस इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स। ठीक है, जो हमने क्रोमोसोम्स क्या कंटेन करते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स जो किसको मिलेंगे, आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को मिलेंगे। ओके, सो क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन
इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। किस फॉर्म में इनके अंदर ये इंफॉर्मेशन इनहेरिटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। यानी कि सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स क्या कैरी कर रहे हैं? इनहेरिटेंस इंफॉर्मेशन हमारे पेरेंट्स से जो हमको मिल रही है, पेरेंट्स से जो हमको मिल रही है वो इंफॉर्मेशन वो क्रोमोसोम में है। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। इसके अंदर क्या है? डीएनए, जो क्या रखे हुए हैं हमारे पूरे पेरेंट्स के कैरेक्टर जो हमें मिल रहे हैं। तो डीएनए में भी क्या होता है? डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इट ऑल्सो कंटेन्स जीन्स, जो फंक्शनल सेगमेंट होते हैं डीएनए के। ठीक है, डीएनए में फंक्शनल सेगमेंट कौन सा होता है? जीन का। ऑल राइट। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम किससे मिलके बना है? डीएनए एंड प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। ओके, इसमें डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन्स द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। सारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल काम किसके हैं? डीएनए के। और फंक्शनल सेगमेंट कौन से हैं इसके? जीन, वही जो काम करते हैं डीएनए के लिए, एंड डीएनए वर्क फॉर क्रोमोसोम। ओके, ऑल राइट। सो सेल के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स कंटेन्स डीएनए विच हैज़ अवर inheritance information from parents to next generation, and genes the segments of DNA. okay, all right. ये है पार्ट क्रोमोसोम का। दैट मीन्स ये हमारा है न्यूक्लियस, ये सेल है हमारा आउटर, ये हमारा सेल है। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं डीएनए, सॉरी क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं? डीएनए। ओके, तो ये डीएनए में क्या होती हैं? जीन्स होती हैं। ओके, सो द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स। हमारे जो न्यूक्लियस होता है वो एक रोल प्ले करता है, सेंट्रल रोल प्ले करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन का। दैट मीन्स फ्रॉम अ सिंगल सेल इट डिवाइड्स इनटू टू डिफरेंट सेल्स। ठीक है, सो माइटोसिस प्रोसेस, इसको कौन सी प्रोसेस बोलते हैं हम? माइटोसिस प्रोसेस। फ्रॉम द मदर सेल, जिसका जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा वो क्या होगा? जब ये डिवाइड होगा तो इसमें सबसे पहले क्रोमोसोम्स मिलेंगे। मदर सेल से पहले क्रोमोसोम्स बनेंगे, क्रोमोसोम्स तब दिखेंगे हमको जब सेल डिवाइड होगा दो स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, जब ये दो स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होने लगेगा तो इनके क्रोमोसोम्स भी बढ़ जाएंगे और फिर टू डॉटर सेल्स बना लेंगे। दिस इज कॉल्ड सेल डिवीजन। ओके, ये मदर सेल है, मदर सेल से हमको क्या मिला? हमारा डीएनए मिला। मदर एंड फादर के मिक्स होके हमको क्या मिले? डीएनए मिले। डीएनए इसमें क्या था? क्रोमोसोम्स थे, क्रोमोसोम्स से क्या हुए? फिर जब डिवाइड हो रहा था सेल तो हमें दिखाई दिए और फिर से ये डिवाइड हो गए, हमको दो डॉटर सेल्स दे दिए। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइटोसिस, द डिवीजन ऑफ सेल्स। ओके, टू फॉर्म टू न्यू सेल्स इज कॉल्ड माइटोसिस। माइटोसिस प्रोसेस कौन सी होती है? डिवीजन ऑफ सेल टू इनटू टू न्यू सेल्स, दिस कॉल्ड एज माइटोसिस। ओके, ऑल राइट। सो हमारे पास दो अलग अलग टाइप के सेल्स हैं और स्ट्रक्चर्स हैं ऑर्गेनिजम्स के। ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के हैं, एक है प्रोकैरियोटिक, एक है यूकैरियोटिक। हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में हमने न्यूक्लियस भी पढ़ा। बट सेल मेम्ब्रेन और बहुत सारी मेम्ब्रेन्स कुछ चीज़ों में होती हैं और कुछ चीज़ों में नहीं होती हैं। दैट मीन्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें कोई भी स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं होता सेल के अंदर का। सेल के अंदर का कोई भी स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं है। दैट मीन्स ना उसके अंदर न्यूक्लियस दिख रहा है, ना वैक्यूल दिखाई दे रहा है, ना कुछ दिख रहा है, ना राइबोसोम दिख रहा है, ना कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हमको क्या लगेगा कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। बट दे आर प्रोकैरियोट्स। क्या है वो? प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें किसी भी स्ट्रक्चर के पास मेम्ब्रेन नहीं होती, आउटर लेयर नहीं होती, इसलिए एक दूसरे के साथ मिक्सअप जैसे दिखाई देते हैं बट एक दूसरे से हमको अलग अलग नहीं दिखते, सब कुछ मिक्सअप होता है। दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। यानी कि इनिशियल जो प्री वर्क जो निकला है, निकल के ऐसे ऑर्गेनिजम्स आए हैं जो प्री काम कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स विच हैव डिफरेंट ऑर्गेनेलीज इन इट सेल, है ना, सेल के अंदर ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमको दिखते हैं, है ना, सब में क्या है? मेम्ब्रेन्स हैं। सो दीज आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। कुछ डिफरेंसेस हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स आर स्मॉलर सेल्स, है ना,
जो बहुत सिंगल नैनोमीटर से भी बहुत छोटे होते हैं, एंड लार्जर सेल्स आर ग्रेटर देन 10 नैनोमीटर। प्रोकैरियोट्स हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि सिंगल सेल्ड बॉडी ही प्रोकैरियोट्स होगी। दैट मीन्स अमीबा इज व्हाट? अमीबा इज प्रोकैरियोट, ओके। एंड यूकैरियोट इट हैज़ ऑफन मल्टीपल सेलुलर बॉडीज, है ना, मतलब मल्टीपल सेल्स होंगे इसमें, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा यूकैरियोट हमेशा, और प्रोकैरियोट हमेशा यूनिसेलुलर होगा। इन प्रोकैरियोट्स नो न्यूक्लियस इंस्टीड हैज़ अ नेक्ड लूप कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड। इनके अंदर जितना एक लूप होता है जिसमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। बट यूकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियस की जो लीनियर जो न्यूक्लियस होता है, हमेशा उसके न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या मिलता है, डीएनए, क्रोमोसोम्स, जो क्या कहते हैं, हिस्टोन्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो पुराने लोगों की चीज़ों को कैरी कर रही है, ओके। और प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। बट इन यूकैरियोट्स दे हैव मेम्ब्रेन्स, ओके, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ऑलराइट, सो ये बेसिक डिवीजन है, इनको आप और देख सकते हैं। इनमें बहुत सारे प्रोडक्शन है, बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हैं जो आगे भी हमको काम आएंगे। इतने अभी इंपॉर्टेंट है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट समझ आया, यूकैरियोट ह्यूमन भी क्या है, यूकैरियोट्स, बिकॉज दे आर मल्टी सेलुलर। प्रोकैरियोट्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर बिकॉज दे हैव नो मेम्ब्रेन इन इट्स ऑर्गेनेलीज, बट यूकैरियोट्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मतलब मेम्ब्रेन से जो बाउंड है उनके अंदर के सारे स्ट्रक्चर्स, जिनको हमने क्या बोला है, ऑर्गेनेलीज, ऑर्गन के अंदर की ऑर्गेनेलीज। ऑलराइट, देन व्हाट इज साइटोप्लाज्म। हमने देखा सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी ये फ्लूइड पार्ट है, द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड पार्ट है वो क्या कहला रहा है, हमारा साइटोप्लाज्म, ओके। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी फ्लूइड पार्ट है उसको हमने क्या बोला है, साइटोप्लाज्म। इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज, ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। ये किससे मिलके बना हुआ है, इसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज भी हैं छोटी छोटी, जो अलग अलग फंक्शंस प्ले करती हैं, ओके ओके। नाउ इसमें हमें डिफरेंस देना है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। ये जनरल स्ट्रक्चर है आपका प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का। सो प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं, जनरली स्मॉलर देन 1 माइक्रोमीटर, एंड यूकैरियोट्स जनरली लार्जर देन 5 to 100 माइक्रोमीटर। दिस इज द मेन डिफरेंस यू हैव टू स्टडी। प्रोकैरियोट्स न्यूक्लियर रीजन जो होता है उसका वो पुअरली डिफाइंड होता है ना, इसमें हर चीज़ की एब्सेंस हमें मिलती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलता, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। बट न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है यूकैरियोट्स में एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्रोमोसोम सिंगल क्रोमोसोम होता है, बट यूकैरियोट्स हैज़ मोर देन 1 क्रोमोसोम्स, ओके। ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 पेयर होते हैं इससे, ओके। फोर्थ डिफरेंस इज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, बट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज सच एज माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट होती हैं, इसमें प्रेजेंट होती हैं, ओके। व्हाट इज सेल और हु विच आर सेल ऑर्गेनेलीज, यानी कि सेल जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इफ़ हम यूकैरियोट की बात करें, ओके। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सेल्स हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं, लार्ज हैं, स्मॉल हैं सेल, ओके। सो इट नीड्स अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको अलग अलग वर्क प्ले करने हैं, अलग अलग फंक्शंस करने हैं, उन सभी को मेंटेन एक्टिव और केमिकली सपोर्ट करने के लिए स्ट्रक्चर और फंक्शंस भी हमको चाहिए। तो सेल के अंदर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं, ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो वर्क करती हैं उन एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए। सो टू कीप दीज एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर, दीज सेल्स यूज इन मेम्ब्रेन बाउंड वेक्टल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेलीज विद इन दैम सेल। तो स्ट्रक्चर्स को सेपरेट करते हैं, मतलब स्ट्रक्चर्स जो हैं सबके अलग अलग हैं, ओके, और सबका काम भी अलग अलग है। कुछ एक्टिविटीज़ हम देखेंगे कुछ ऑर्गेनेलीज की। सो दीज आर द ऑर्गेनेलीज, cell organelles, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome, mitochondria, plastid and vacuole,
ओके ओके, फर्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो कहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे सेल के पास दिया हुआ है। ओके वेट ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात करते हैं। ये एक लार्ज नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का। हमने देखा है यहाँ पे एक हमारे पास रफ स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है, हमारे पास एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये दोनों ही किसको सराउंड कर रहे हैं, हमारे न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस के बाहर साइड में देखो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स दिखाई दे रहे हैं। इनका स्ट्रक्चर जो रहता है, इनका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। ये एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से जुड़े होते हैं, एक नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। सो दे आर मेड अप ऑफ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स। मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे होते हैं, एक वेसिकल या फिर बैग जैसे दिखाई देते हैं। ये भी देखो एक बैग जैसा दिखाई दे रहा है, राइट। इट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा ही इसका स्ट्रक्चर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि जो सेल की आउटर कवरिंग होती है उसके जैसा दिखता है ये। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देख ही लिया हमने, एक स्मूथ जैसा दिख रहा है और एक रफ जैसा दिख रहा है। देखो यहाँ पे ये रफ जैसा दिखाई दे रहा है, गोल गोल इसमें चिट्टे दिखाई दे रहे हैं, तो ये है क्यों। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें, पहला होता है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमको रफ जैसा दिखाई दे रहा है। इसकी आउटर कवरिंग्स में हमको छोटे छोटे स्पॉट्स दिख रहे होंगे। इट लुक्स रफ, क्यों इसकी रफ क्यों दिखता है, क्योंकि इसकी किससे अटैच होते हैं, लाइजोसोम से। इनकी आउटर कवरिंग में कौन चिपका हुआ रहता है, लाइजोसोम, इसलिए हमको ये रफ स्ट्रक्चर दिखाई देता है रेटिकुलम का। ठीक है, ये जो लाइजोसोम्स होते हैं जो उनकी सरफेस में चिपके हुए रहते हैं, ये एक्टिव सेल्स में ही पाए जाते हैं। यानी कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें लाइजोसोम से तभी चिपके हुए होंगे जब वो क्या होगा, एक्टिव सेल होगा। एक्टिव सेल यानी कि जिंदा सेल होगा तभी। ओके, और ये जो राइबोसोम्स हैं ये क्या काम कर रहे हैं, ये प्रोटीन बना रहे हैं सेल के लिए। क्या बना रहे हैं, प्रोटीन। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री। इसलिए इन राइबोसोम्स को क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। ओके, सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम looks rough because it has ribosomes which are attached in its surface and these ribosomes creates protein। क्या बनाते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। ओके, सो ये जो प्रोटीन है ये बहुत सारे जो नेटवर्क हमने बनाए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, उस नेटवर्क से ये प्रोटीन पास होता जाता है। ठीक है, अलग अलग जगहों में जहाँ जहाँ इसकी नीड होती है। दैट इज़ वाई वी यूज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए सेल में होता है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है उसकी सरफेस में, राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स में जो प्रोटीन क्रिएट होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नेटवर्क से पूरी सेल में पास होता है वो प्रोटीन। ओके, दिस इज अ यूज ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये क्या होता है, सो इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। ठीक है, फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स बनाने में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत यूज़फुल होता है। ठीक है, कुछ जो प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं वो उनके कारण क्या करते हैं, हम सेल मेम्ब्रेन्स बनाने में काम आते हैं। जो कुछ प्रोटीन और लिपिड्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन बनाने में यूज होते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोगनेसिस। क्या बोलते हैं हम इसको, मेम्ब्रेन बायोगनेसिस। यानी कि प्रोटीन और फैट जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया है उस फैट से क्या क्रिएट हो रहा है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन जिसको हम बोल सकते हैं। दिस प्रोसेस दिस नोन एज मेम्ब्रेन बायोगनेसिस, मेम्ब्रेन को क्रिएट करना। ओके, सो सम ऑफ द प्रोटीन अदर प्रोटीन एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम एंड हार्मोन। कुछ अदर जो प्रोटीन और लिपिड फैट्स हैं, लिपिड जो है वो एंजाइम और हार्मोन्स के जैसे वर्क करते हैं, जो कहाँ क्रिएट होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। किसके जैसे यूज होते हैं, एंजाइम या तो फिर हार्मोन्स। ओके, सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। अब एक चीज़ हमें मालूम हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रहा है, फैट या प्रोटीन या लिपिड्स। ठीक है, फैट बना रहा है, फैट मॉलिक्यूल्स बना रहा है, लिपिड्स बना रहा है। दीज लिपिड्स, जो कुछ लिपिड्स हैं वो एक एंजाइम के जैसे वर्क कर रहे हैं।
एक एंजाइम के जैसे वर्क करना, यानी कि एंजाइम क्या काम करता है, कोई भी बाहर से अगर अनयूजफुल चीज़ अंदर आती है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, है ना, सेल हो गया, सॉरी बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, वो अगर हमारी बॉडी के अंदर आने की कोशिश करता है तो ये एंजाइम्स उसको खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, जो पॉइजनस ड्रग्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, सॉरी ये जो एंजाइम्स हैं वो उनके साथ केमिकल रिएक्शन कर देते हैं, और कुछ पॉइजन्स और ड्रग्स होते हैं उनको ये क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो पॉइजन्स और ड्रग्स के साथ ये एंजाइम्स मिक्स हो जाते हैं और उनको क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। इसलिए ये क्या काम कर रहा है, डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। ओके, गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस क्या होता है, गोल्गी apparatus was first described by कैमिलियो गोल्गी। कैमिलियो गोल्गी ने सबसे पहले बताया था इसके बारे में। ये किससे बन के बना होता है, वेसिकल्स जो अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल तरीके से एक दूसरे से स्टिक्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम सिंटर्न्स भी बोल सकते हैं। This the material synthesized near the endoplasmic reticulum is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus। गोल्गी अपैरेटस कैसा काम कर रहा है, पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग का काम कर रहा है, अलग अलग अमाउंट के चीज़ों का, मटेरियल्स को ला रहा है और लेके जा रहा है सेल में, सेल के अंदर और सेल के बाहर। ठीक है, तो ये किसका काम कर रहा है, लोडर का काम कर रहा है, पैकेज कर रहा है, डिस्पैच कर रहा है, पैकेज कर रहा है, डिस्पैच कर रहा है, चाहे वो यूज़फुल चीज़ हो चाहे वो वेस्टफुल चीज़ हो। ओके, so storage, modification and packaging of product in vesicle is the function of Golgi apparatus। Golgi apparatus का पहला फंक्शन स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, स्टोर करना चीज़ों को, मॉडिफाई करना, वो चीज़ को मॉडिफाई भी करता है, जैसे कभी कभी जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती हैं उनको और ज़्यादा सिंपल शुगर बनाता है, तोड़ देता है उसको, शुगर को। किसका काम है ये, गोल्गी अपैरेटस का। तो हमने इसलिए बताया वो उसको क्या कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है। तो स्टोर करते हैं वो चीज़ों को गोल्गी अपैरेटस, तभी तो वो पैक करेगा, स्टोर करेगा। फिर वो उसको मॉडिफाई करता है, देन फिर वो उसको पैकेज करता है, यानी कि पैकिंग करता है, और फिर चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, सो इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स में बी मेड फ्रॉम द सिंपल शुगर इन गोल्गी अपैरेटस। कुछ केसेस में गोल्गी अपैरेटस ही वो शुगर को सिंपल फॉर्म में बनाता है, तोड़ देता है, मॉडिफाई कर देता है। ओके, इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन दी फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम। गोल्गी अपैरेटस ही क्या बना रहा है, लाइजोसोम को ही फॉर्म कर रहा है। गोल्गी अपैरेटस किसको फॉर्म कर रहा है, लाइजोसोम। ठीक है, लाइजोसोम क्या होते हैं, लेट्स स्टडी। लाइजोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। सेल में जो वेस्ट होते हैं वो क्या है, एक ऐसे बैग हैं जिनको हमने लाइजोसोम बोला। हमने बताया गोल्गी अपैरेटस क्या काम कर रहा है, जितनी भी चीज़ों को पैकेज करके डिस्पैच करना है वो कौन करता है, हमारा गोल्गी अपैरेटस। तो गोल्गी अपैरेटस ने एक ऐसे वेस्ट को स्टोर करके पैक कर लिया, एक बैग के जैसा बना दिया, जो क्या है, वेस्ट है। ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल है, जिसको हमने क्या बोला, लाइजोसोम। अब देखो हमारा जो गोल्गी अपैरेटस था उसके आसपास ही हमको क्या दिखाई दे रहे हैं, लाइजोसोम्स दिख रहे हैं, है ना। तो ये लाइजोसोम किसने बनाए होंगे, गोल्गी अपैरेटस ने। अब ये जो लाइजोसोम्स हैं क्या कैरी कर रहे हैं, वेस्ट डिस्पोजल, यानी कि लिए जो हमारे पास, जो हमारे बॉडी के लिए, जो हमारे सेल के लिए यूज़फुल नहीं है वो। ठीक है, बट लाइजोसोम्स हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनेलीज। लाइजोसोम क्या काम कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है कि बाहर से आने वाले ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है उनको क्या कर लेता है, वो डाइजेस्ट कर लेता है। ऐसे फॉरेन मटेरियल यानी बाहरी ऐसे मटेरियल्स जो यूज़फुल नहीं है उनको वॉर्न आउट करता है और क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है अपने अंदर, है ना। सो फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेलीज एंड अप इन द लाइसोसोम। ओल्ड ऑर्गेनेलीज जो डेड हो गई हैं सेल के अंदर ही, उनको ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करके डाइजेस्ट कर लेता है। कुछ ऐसे फॉरेन मटेरियल जैसे बैक्टीरिया, जैसे ऐसा फूड जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, वो भी लाइसोसोम क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, अपने अंदर ब्रेक कर लेता है स्मॉल पीसेस में। सो लाइसोसोम आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। हमने बताया था एंजाइम्स क्या काम करते हैं, चीज़ों के साथ रिएक्ट होकर उसको ब्रेक करने के लिए कैपेबल होते हैं। तो इनके पास क्या होते हैं, लाइसोसोम के पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, यानी कि जो डाइजेस्ट कर सकें चीज़ों को बहुत ईजीली, वो ऐसे एंजाइम्स रखता है कौन, लाइसोसोम।
सो इफ सो, अगर लाइसोसोम फट गया, अगर लाइसोसोम टूट गया, अगर उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो सेल में फैल गए तो क्या होगा? वो तो सारी चीज़ों को डाइजेस्ट कर लेगा ना, यही होता है। तो लाइसोसोम एक सुसाइड बैग है, वो यूज़फुल भी है बट इट इज़ हार्मफुल ऑल्सो। लाइसोसोम सुसाइड बैग इसलिए कहलाता है बिकॉज इसके अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो हर चीज़ को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इट इज़ अ वेस्ट बट इट डाइजेस्ट एवरीथिंग विच इज़ अनयूज्ड, ठीक है। तो इसको हम सुसाइड बैग क्यों बोला? अगर इसका मेटाबॉलिज्म क्या है? डिस्टर्ब हो गया, इसका अगर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया तो सेल डैमेज, देखो अगर सेल का मेटाबॉलिज्म खराब हुआ तो सेल डैमेज होगा, डैमेज होगा तो लाइसोसोम बस्ट हो जाएगा। लाइसोसोम कैसा होगा? क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है ना सेल का, तो लाइसोसोम तो बस्ट होगा ही होगा। और वो अगर बस्ट हो गया तो एंजाइम अपने ही सेल को क्या कर लेता है? डाइजेस्ट कर लेता है। इसलिए लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग बोलते हैं, ठीक है। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक होता है, मेम्ब्रेन होता है इसकी आउटर कवरिंग में, बट अगर मेटाबॉलिज्म ही अच्छा नहीं होगा तो ये क्या होगा? फूट जाएगा। फूट जाएगा तो क्या करेगा? अपने ही सारे एंजाइम्स के कारण वो अपने ही सेल को खा जाएगा, ठीक है। और ये एंजाइम्स किसने बनाए थे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, ओके। देन माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया एक द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करता है सारी केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए। तो जो जगह एनर्जी क्रिएट करे उसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं ना। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है हमारे सेल का, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के फॉर्म में ये क्या कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर क्रिएट कर रहा है, एनर्जी क्रिएट कर रहा है हमारे सेल को वर्क कराने के लिए, ठीक है। सो एटीपी इज एंडोसाइज्ड ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल है जो एक्टिवेट करके रखता है हमारे सेल को, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एंड क्या है इसका नाम? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यू कैन रिपीट इट so you can remember it. So ATP is known as the energy currency of the cell. The body uses energy stored in ATP for making new chemical compounds or for mechanical work. So जो सेल होता है या जो बॉडी होती है वो जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड रहती है एटीपी के फॉर्म में, उससे नए कंपाउंड्स बना लेती है या नया वर्क, मैकेनिकल वर्क करती है, okay. So mitochondria are strange organelles in the sense that they have their own DNA. माइटोकॉन्ड्रिया एक स्ट्रेंज ऑर्गेनेलीज होती है, यानी कि वो बहुत अजीब होती है, क्योंकि डीएनए सिर्फ कौन बना रहा था? डीएनए सिर्फ किसके पास था? क्रोमोसोम्स के पास, है ना। क्रोमोसोम्स के पास क्या थे? डीएनए थे। बट ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या बना रहा है अपने लिए? डीएनए और राइबोसोम्स, देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। तो जो जिसके पास डीएनए और राइबोसोम्स होंगे वो अपना प्रोटीन तो खुद बनाएंगे ना। राइबोसोम्स क्या क्रिएट करते हैं? प्रोटीन, ठीक है, जो प्रोटीन पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पास करता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या कर रहा है? अपना डीएनए उसके पास है, राइबोसोम्स हैं, तो राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं? प्रोटीन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अपनी प्रोटीन खुद क्रिएट कर सकता है, इसलिए वो तो पावर हाउस है, ठीक है। प्लास्टिड्स, ओके। सो आफ्टर माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्लांट सेल में पाए जाते हैं। प्लांट सेल में, हमने प्लांट सेल इसलिए बोला क्योंकि ये यहाँ पे ही यूज़फुल हैं। ये किस में नहीं होते? ये एनिमल सेल्स में नहीं होते। तो इसके दो टाइप हैं प्लास्टिड्स के। फर्स्ट है कलर्ड प्लास्टिड्स और एक होते हैं कलरलेस। कलर्ड वालों को हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जो हमने 6th 7th में भी पढ़ा है। ऐसे पिगमेंट्स जो क्लोरोफिल कंटेन करें, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। जिनके पास क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोप्लास्ट, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाते हैं, राइट। हम क्लोरोफिल की ही मदद से क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, जो किस में होती है? प्लांट में। सो प्लास्टिड्स ऐसे जो क्लोरोप्लास्ट है वो सिर्फ प्लांट सेल में होंगे। सो क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इन द एडिशन टू क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल जो है एक पिगमेंट है, इसके अलावा और भी अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं येलो और ऑरेंज, इसलिए क्लोरोप्लास्ट कलर्ड दिखाई देता है। ऐसे ही होता है ल्यूकोप्लास्ट, जो वाइट होता है या कलरलेस बोल सकते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनेलीज इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन,
ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड, ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जिनमें हम स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन को स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो ये प्लास्टिड्स का काम हो गया, जो कहीं कभी कभी पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करवाती है, और ल्यूकोप्लास्ट जो कंटेन स्टार्च, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स और ऑयल्स को स्टोर करके रखती हैं। ये प्लास्टिड्स का काम हो गया। ओके, वैक्यूल, वैक्यूल एक स्पेस होता है जहाँ सॉलिड लिक्विड कंटेंट्स हम रख सकते हैं, या तो वो प्लांट सेल हो या फिर वो एनिमल सेल हो। तो हमने ये देखा है वैक्यूल प्लांट सेल में ज़्यादा बड़ा होता है, एनिमल सेल में कम होता है। तो प्लांट सेल में वैक्यूल की जो साइज़ है वो बड़ी क्यों है? क्योंकि ये क्या स्टोर करके रख रहा है? सॉलिड लिक्विड, उसको स्टोर करना ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट को। एनिमल्स तो क्या कर सकते हैं, बार बार खा सकते हैं, ठीक है, बट प्लांट को ज़्यादा बार बार नहीं मिलता है, तो इसलिए उसके पास वैक्यूल बड़ा होना चाहिए। इसलिए उसके पास सेंट्रल वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है 50 से 90% सेल का वॉल्यूम का, है ना। मतलब 50 से 90% एरिया में कौन होता है? वैक्यूल होता है प्लांट सेल में। बट इन एनिमल्स है वैक्यूल बहुत छोटा एरिया होता है वैक्यूल के पास, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, ठीक है। तो प्लांट सेल वो सारी चीज़ों को अपने पास उस वैक्यूल में स्टोर करके रखती है, ठीक है। दीज इंक्लूड अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक्स एसिड्स एंड सम प्रोटीन। तो ये सारी चीज़ें अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स वर स्टोर्ड इन प्लांट वैक्यूल। एंड कुछ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा हो गया, है ना। द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम्स दैट द अमीबा हैज़ कंज्यूम्ड, ठीक है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो एनिमल्स अगर हम बात करें, ठीक है, तो सिंगल सेल्ड होगा जो, उसमें क्या होगा, अमीबा अपने सारे फूड को क्या करता है, कहाँ स्टोर करके रखता है, अपने वैक्यूल में। ओके, okay, the topic wise question: can you name the two organelles we have studied that contains their own genetic material? ऐसी दो organelles जो अपना genetic material खुद contain करें। फर्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकेंड इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में भी अपना क्या होता है, प्रोटीन क्रिएट करने का एक एब्सेंस होता है, सॉरी प्रेजेंस होती है कि वो अपना डीएनए, अपना प्रोटीन खुद बना सकें, ठीक है, क्योंकि वो क्लोरोफिल है उनके पास, वो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में न्यूट्रिएंट्स ही बनते हैं, और बनते हैं यानी कि प्लास्टिड्स में क्या होगा, अपने ही जेनेटिक मटेरियल बनाने की क्षमता होगी। सो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर द टू ऑर्गेनेल्स दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। ओके, Question 2. If the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? Organization अगर सेल का डिस्टर्ब हो गया तो फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस क्या होगा उस सेल का। सो सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, जो अपना फंक्शन खुद कर सकती है। अगर उसका ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हुआ, अगर उसका फिजिकल केमिकल इन्फ्लुएंस जो है वो क्या होगा, इसकी एबिलिटी पूरे फंक्शंस को परफॉर्म करने की, जैसे रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ये सब भी अफेक्ट होंगी। ओके, सो सेल का अगर कुछ डिस्टर्बेंस हुआ तो उनके साथ फिजिकली और केमिकली बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3. वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग? लाइसोसोम को हमने सुसाइड बैग क्यों बोला? अगर मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा किसका, हमारे सेल का, तो लाइसोसोम्स फट जाएंगे। और लाइसोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, ऐसे एंजाइम्स जो डाइजेस्ट करें किसी चीज़ को। अगर लाइसोसोम फट गया तो उसके एंजाइम्स पूरे सेल में फैल जाएंगे और वो क्या कर लेंगे, सारी चीज़ों को, सारे एंजाइम्स डाइजेस्ट कर लेंगे। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग। क्वेश्चन नंबर 4. वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल? प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज्ड होता है सेल में? सिंथेसाइज्ड यानी कि कहाँ बन रहा है। तो हमने देखा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें क्या लगे हुए रहते हैं, छोटे छोटे राइबोसोम्स, जो क्या क्रिएट कर रहे हैं, प्रोटीन, है ना, जो सिंथेसाइज कर रहा है प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, प्रोटीन बनाना, ठीक है। तो राइबोसोम्स क्रिएट और सिंथेसाइज दी प्रोटीन इनसाइड दी सेल। ओके, एक्सरसाइज क्वेश्चन फर्स्ट. द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. फर्स्ट, animal cells are generally small in size but plant cells has larger cell body than animals. Animal cell की अगर बात करें, it doesn't has cell wall, but in the plant cell it has presence of cell wall which is made up of cellulose which provides rigidity and flexibility to the plant cell. Third,
एक्सेप्ट द प्रोजोन्स यूग्लेना नो एनिमल सेल पॉजेस प्लास्टिड। प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल के पास होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं, बट एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं होते, एक सिंगल प्रोटोजो यूग्लेना के अलावा। ओके, देन एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत छोटा होता है, ठीक है, और प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है। क्वेश्चन एंड एनिमल सेल हैज़ अ सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस बहुत बड़ा होता है, बट प्लांट सेल में सिंपल टाइप का गोल्गी अपैरेटस होता है, जिसको हमने क्या बोला है, डिक्टियोसोम्स। ओके, तो एनिमल सेल में क्या होता है, गोल्गी अपैरेटस बहुत बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, और गोल्गी अपैरेटस क्या काम करता है, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन और स्टोरेज का काम करता है। ओके, देन नेक्स्ट लास्ट डिफरेंस इज एनिमल सेल्स में क्या होते हैं, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स, बट प्लांट सेल में सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स नहीं होते। क्वेश्चन 2, हाउ इज द प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस हमने पहले भी पढ़ा है, साइज का डिफरेंस होता है, प्रोकैरियोटिक बहुत छोटे होते हैं, यूकैरियोटिक में सेल्स बहुत बड़े होते हैं। न्यूक्लियर रीजन प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोइड कहलाता है, बट न्यूक्लियर में न्यूक्लियर मटेरियल जो होते हैं वो सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड रहते हैं। प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोसोम होता है, जो क्या डिफाइन कर रहे हैं, इनहेरिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स, और यूकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक मोर देन वन होते हैं। Then prokaryotes nucleolus is absent, nucleolus is present in eukaryotes। membrane bound organelles absent होती हैं प्रोकैरियोट में, बट इसमें प्रेजेंट होती हैं। ओके, सेल डिवीजन को फिजन या बडिंग बोलते हैं, और यूकैरियोट्स में सेल डिवीजन को माइटोसिस और म्यूटेट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, what would happen if the plasma membrane ruptures or break down। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर या ब्रेकडाउन हो गया उसका, तो वो कोई भी ऐसा फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ना ही केमिकली ना ही फिजिकली, जो वो कर सकता था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर इज नो गोल्गी अपैरेटस। क्या फंक्शन होगा, क्या लाइफ होगी सेल की अगर उसके पास गोल्गी अपैरेटस नहीं हो। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करता है, सॉर्ट करता है, मॉडिफाई करता है, पैकेज करता है, डिस्पैच करता है टू वेरियस टारगेट्स, ठीक है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जितनी चीज़ें बन रही हैं वो सारी की सारी कौन डिस्पैच कर रहा है, स्टोर करके, सॉर्ट करके, मॉडिफाई करके, गोल्गी अपैरेटस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जितनी चीज़ सिंथेसाइज हो रही है, सारी चीज़ को टारगेट में पहुंचाने का काम गोल्गी अपैरेटस का है। अदरवाइज कोई भी चीज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी इफ़ अगर गोल्गी अपैरेटस नहीं हो। तो कोई भी चीज़ अगर अपनी नीडी जगह में नहीं पहुँच पाएगी तो वो जगह कैसी हो जाएगी, डेड हो जाएगी, डिस्ट्रॉय होने लगेगी। दैट इज़ वाई इट इज़ द फंडामेंटल पार्ट ऑफ सेल, ठीक है। ओके, सो द गोल्गी अपैरेटस ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेल, ठीक है। सेल के फॉर्मेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गोल्गी अपैरेटस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, विच ऑर्गेनेली is known as the powerhouse of the cell। powerhouse that means the mitochondria। powerhouse इसको क्यों बोला है, because it has it creates enzymes, ठीक है। ये क्या है, क्या बना रहा है, इसके पास क्या है, एंजाइम्स है। जो एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन क्रिएट करते हैं। सो एंजाइम्स दैट आर नीड फॉर स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ, ऑक्सीडेशन करने में काम आता है, विच इज़ प्रेजेंट इन द सेल टू CO2 एंड वाटर। ओके, तो ये जो ATP है, जो हमने एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की बात करी, ऐसा मॉलिक्यूल जो क्या प्रोवाइड कर रहा है, हाईली एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा फॉर्म है एक मॉलिक्यूल का जो हाई एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, उसके कारण क्या होगा, एनर्जी स्टोर होगी ATP में, जो क्या करेगी, एनर्जी जितनी भी रिक्वायर है, जितनी चीज़ों के लिए, जो एक्टिविटीज़ करने के लिए, उन सबको एक्टिविटीज़ कराएगी, जैसे फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो ये सारे काम कौन करवा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड। लिपिड्स और प्रोटीन कहाँ कॉन्स्टिट्यूट हो रहे हैं जो सेल मेम्ब्रेन बना सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए कौन कौन यूजफुल है, लिपिड्स और प्रोटीन, है ना। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, synthesize protein constituting cell membrane, and also smooth endoplasmic reticulum also synthesize lipids constituting cell membrane।
ओके तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड्स जो क्या क्रिएट करते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। अमीबा अपना ऑब्टेन कैसे करता है फूड। अमीबा बहुत फ्लेक्सिबल होता है, इसकी सेल मेम्ब्रेन भी बहुत फ्लेक्सिबल होती है और ये क्या करता है एनगल्फ कर लेता है फूड को बाहर की जगह से एनगल्फ कर लेना, ये अमीबा है। अमीबा क्या करता है अपने एक पैराबोला टाइप का बनाता है और फूड यहाँ पे आता है तो ये क्या कर लेता है ऊपर की बॉडी को फिर बंद कर लेता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, फूड को एनगल्फ करना, विच इज़ डन बाय अमीबा। ओके व्हाट इज़ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक डिफ्यूजन, वाटर का डिफ्यूजन होना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में पास होना। ओके दिस कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ऑल राइट, थैंक यू स्टूडेंट्स।